गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ड्रामाटाइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में नाटकीकरण विधि कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। नाटकीकरण विधि, पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अभिनय सीखने का एक शानदार तरीका है जिससे बच्चे रचनात्मक रूप से जुड़ते हैं और अभिनय के माध्यम से शिक्षक उन्हें ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं जैसे कि जीवन का अनुभव है, मानवीय संबंध है, कहानियों और चित्र के द्वारा उनके अंदर अनुभव का, एक्सपीरियंस का निर्माण कर सकते हैं, उनके अंदर भावनाएं जागृत कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं, जो जीवन की सीमाओं के विस्तार में उन्हें मदद मिलती है छात्र के जीवन की, और उन्हें कल्पना जो होती है, जो कल्पना शक्ति होती है, उसका विकास संभव हो पाता है। इससे उनके जो विचार होते हैं, उनकी अवधारणाएं होती हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनको और बढ़ाने में, विकास में, विश्वास में मदद मिलती है। इस तरीके से नाटकीयता का अगर निरीक्षण किया जाए तो किसी समस्या को इंगित करने में या मदद करने के लिए होती है। मान लीजिए कि हमने अर्थशास्त्र का कोई विषय लिया और वह सामाजिक समस्या से संबंधित है। मान लीजिए गरीबी की समस्या हो गई, बेरोजगारी की समस्या हो गई, या किसी पुराने जो कहानियाँ होती थी, जैसे सूद ब्याज में जो गरीब किसान होते थे वह ऋण लेते थे, तो उनके साथ किस तरह की घटनाएं होती थी, किस तरह से उन पे ऋण का ऊपर ब्याज लगाया जाता था। मतलब इस तरह की जो समस्याएं, सामाजिक समस्याएं हैं, इस तरह से उसको लेके हम एक नाटक का रूप देख के बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, और यह एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है। इस तरीके से नाटकीकरण विधि के कई रूप हैं, जैसे आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय, वर्ग अभिनय जिसे कक्षा अभिनय भी कहते हैं, समवाय विधि। अब हम सबसे पहले आदर्श नाट्य विधि के बारे में जानते हैं। यह विधि नाटक में आए सारे पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक ही करते हैं। मतलब नाटकीकरण विधि के अंतर्गत हम बता रहे हैं, आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस विधि में शिक्षक ही अभिनय करते हैं। पात्रों के अनुकूल व भावानुसार आरोह अवरोह के साथ संवाद का अभिनय करते हैं। मतलब वो जो भी चीज़ें कहते हैं वो उसको उतनी ही उचित आरोह और अवरोह के साथ कहते हैं। इसके अलावा जो पात्र होते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी कही जाती है, क्योंकि इसमें छात्र मुख दृष्टा के रूप में बैठे रहते हैं, मतलब सिर्फ देखते रहते हैं, और शिक्षक ही सिर्फ इसमें अपना रोल अदा करते हैं। यह आदर्श नाट्य विधि हुई। इसके बाद है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के बारे में हम जानते हैं कि अध्यापक नाटक की जो कथा वस्तु है, मतलब जो भी टॉपिक उसने सेलेक्ट किया है, उसके बारे में वह पहले छात्रों को उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है। और यह भी एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है, इसमें भी छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसके बाद है रंगमंच अभिनय विधि। इस विधि में छात्र पूरे जो नाटक है, जो भी हम ड्रामाटाइजेशन कर रहे हैं, उसका अभिनय वो एक स्टेज में प्रस्तुत करते हैं। यह विधि नाटक शिक्षण के लिए पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। मतलब नाटकीय विधि की बात अगर हम करें, कक्षा में नाटक शिक्षण के माध्यम से अगर हमको बच्चों को पढ़ाना है, तो यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे छात्रों में जो संस्थाएं जो होती हैं, उन्हें विद्यालयों में, संस्थाओं में इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। जो विद्यालय है, प्रशासन है, उसको, कि इस विधि का प्रयोग शिक्षक जो है छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आगे वर्णन करेंगे। इसके अलावा है वर्ग अभिनय। क्लास में भी हम अभिनय करवा सकते हैं। शिक्षक के द्वारा छात्रों को नाटक के कुछ पात्र की भूमिका निभाने के लिए कह सकते हैं, और छात्र अभिनय करते हैं और शिक्षक उनके डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक विधि हुई कि कक्षा में हमने किसी टॉपिक को लेकर वहीं पे उनसे अभिनय करवा लिया।
इसके अलावा है समवाय विधि। इस विधि यह विधि जो है, सब जितनी विधियां हमने जानी, आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय विधि, इन सब विधियों का जो है वह एक मतलब एक साथ अगर उस विधि का हम प्रयोग करें तो उसे समवाय विधि हम कहते हैं। और यह विधि जो होती है श्रेष्ठ विधि कही जाती है। हमने तो यह जान लिया कि इतने सारे विधि के प्रकार होते हैं। अब नाटकीयता को और स्पष्ट करते हैं हम कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो सावधानी पूर्वक पूर्व अभ्यास और से उचित प्रयोग करके इसका मंचन करते हैं। जो हमने बात की थी कि वेशभूषा रंगमंच अभिनय में मंच की स्थापना करते हैं। हर प्रतिभागी याद रखते हैं कि उन्हें कौन सा मतलब रोल अदा करना है। और नाटकों में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का इससे क्या होता है, बहुत विकास होता है। इससे उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और विद्यार्थी जो होते हैं उनके मतलब जो अपने से वो अपने ड्रेस को तैयार करते हैं, वेशभूषा जो मूल स्रोत उसमें उपयोग होंगे, तो वह जो स्रोत होंगे वो उस विषय से संबंधित ही होंगे जो उसमें समझाया, मतलब जैसे अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो उस तरीके से वो सिक्के रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें उपयोग होंगी। तो यह जो है इस तरीके से नाटक जो है प्रामाणिकता को वर्ग की प्रामाणिकता को समाप्त कर सकता है और एक उप विषय एकत्रित जानकारी को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसके माध्यम से। इसमें एक शब्द आता है पेजेंट। पेजेंट से सेटिंग और एक्शन, ये बहुत अधिक महत्व होता है और गति को कम करता है। ये तमाशा करने वाले व्यक्ति जो उचित वेशभूषा में दिखाई देते हैं दर्शकों के सामने श्रृंगार करके परेड करते हैं। परेड अपनी कहानी खुद कहती है। उदाहरण के लिए विभिन्न देश जो होते हैं, जैसे भारत में आने वाले राजदूत एवं कालानुक्रमित क्रम में एक मानक वाहक के साथ बोल्ड पोस्टर दिखाई देता है जो वहाँ की बुनियादी जानकारी जो है वह बताता है। उसकी पृष्ठभूमि, उसकी संगीत, मतलब गीत के द्वारा उसको दिलचस्प बनाया जाता है। कभी कभी कपड़े के बजाय पोस्टर को भी विद्यार्थियों की गर्दन में चारों ओर लटका दिया जाता है जो उस व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो कुछ विषय हैं, अगर हम विषय लें विभिन्न सम्राटों के बारे में, कुछ धर्मों के बारे में, तो ये पेजेंट के लिए ये सब्जेक्ट मतलब लिए जाते हैं। झांकी भी होती है, आपने देखी होगी झांकी निकलती है। झांकी बिना किसी शब्द के अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मुख गतिहीन होता है, मतलब बोला नहीं जाता है। पोजिंग द्वारा और दृश्य का प्रतिनिधित्व करके प्रभावी रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा है आपका झांकी के बारे में हमने बात की कि उसे प्रस्तुत किया जाता है, मुख अभिनय वह नहीं होता है। इसके अलावा है कठपुतली। कठपुतली जो होता है आपने देखा होगा टीवी में आजकल ज़्यादातर हम देख पाते हैं। इस समय तो बच्चों को कठपुतली का डांस देखने को नहीं मिलता है कि आम तौर पर गुड़िया जो होती है वह मतलब पीछे से एक जो मनुष्य रहता है वो कठपुतलियों को यंत्र संचालित करता है और खुद कठपुतली के लिए अलग अलग स्वर वह खुद निकालता है, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है और इससे अलग अलग तारों से उसे छेड़कर हेर फेर करता है और पीछे से कहानी सुनाता है। आपने पिक्चर्स में देखे ही हैं और टीवी में आपने देखा होगा इस तरह से कहानियां बताते हुए। कठपुतलियों के संचालन को जानने के बाद एक शिक्षक इसको उसका उपयोग मतलब इकोनॉमिक्स को पढ़ाने में और एसएसटी के विषय को पढ़ाने के लिए कर सकता है। इसमें पपेट शो भी होते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है और उच्च कक्षाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से हम नाटकीयता के कुछ उपयोग अब हम जानते हैं। इतना सब कुछ हमने जान लिया था, उसको कंक्लूड करते हैं कि कक्षाओं में अगर नाटकीयता का सावधानी पूर्वक अगर उपयोग किया जाए तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा छात्रों में।
वो प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी होती है कि वो मतलब एक्टिविटी सेंटर्ड वर्क करना चाहते हैं, अनुभव केंद्रित कार्य करना चाहते हैं, उन्हें बहुत आनंद आता है इस तरह के मतलब कार्यों को करने में। तो इस मेथड का उपयोग, इस विधि का उपयोग अगर शिक्षक कुछ चुने हुए जो विषय हैं, चुने हुए जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए अगर करे तो यह बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इस तरीके से हमने ड्रामाटाइजेशन मेथड के बारे में जाना। ड्रामाटाइजेशन मेथड जो होता है उसमें मतलब बहुत सारे प्रकार हैं जिसका ज्ञान एक शिक्षक को होना आवश्यक है। कि जब शिक्षक को ज्ञान होगा तो वह छात्रों से इसका सही तरीके से संचालन कर सकते हैं कक्षा में इसका। और छोटी छोटी टॉपिक्स लेके हम उन्हें समझा सकते हैं। इस तरह मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। और इसका एक वीडियो पीडीएफ मैंने आपको दिया है जो हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप उसे भी देखिएगा और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।